तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है, प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। आइए मेरे साथ, मैं दूर रहूंगा, आपको अहमदाबाद से लेके हर जगह पे गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लाइन दिखाऊंगा। क्या ये ऑपोजिशन की लगी हुई लाइन है? जब पेट्रोलियम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया तो फिर सारे कांग्रेस एमपी पूरा हंगामा करके स्टेटमेंट नहीं सुने, फिर यहाँ मुद्दा उठाते हैं, जब जवाब देते हैं तो सुनते नहीं है। देख रही है जनता, आपके मंत्री बनने का लाभ नहीं मिल पाया और जनता चुनावों में जवाब देगी। ये तो बहुत गलत बात है। आज संसद में एक किंचित खौफ ने दस्तक दी जब एक बिना संसद पास वाली गाड़ी परिसर में दंदना कर घुस गई। लोगों को साल 2001 का आतंकी हमला याद आया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जांच शुरू हुई जो अब तक जारी है। गनीमत है कि कुछ दुर्घटना नहीं घटी, लेकिन सांसद तब थे कहां? आज वो संसद के भीतर थे और एक अभूतपूर्व और कल्पनातीत सामंजस्य के साथ संसद को चला रहे थे। न थी कोई तख्ती, न कोई पोस्टर, न बहुत ज्यादा ही चिल्ला चिल्ली थी। कुछ आरोप जरूर थे, साथ ही थे कुछ दृश्य भी, जैसे आज नॉन बायोलॉजिकल साइंटिस्ट वाला तंज कसा गया और कैमरों पर सांसद बदकुच्चन करते पकड़े से गए थे। और हुआ बहुत कुछ, सब कुछ जानेंगे इस शो में जिसका नाम है संसद में आज। नया हफ्ता, पहला दिन, नया उत्साह, सब चंगा रहने की उम्मीद के साथ 11 बजे लोकसभा शुरू हुई। प्रश्नकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और गजेंद्र सिंह शेखावत ने सांसदों के सवालों के जवाब दिए। सवाल जवाब के बीच सरकार ने बताया कि देश में स्वरोजगार करने वालों की हिस्सेदारी बढ़कर 58% हो गई है, जो 2017-18 के मुकाबले ज्यादा है। तब 52% थी। अब इस आंकड़े का विपक्ष ने विरोध शुरू किया। ये दृश्य आए कि डे बाय डे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है। जब देश में रोजगारी का निर्माण होता है, कोई भी देश के माननीय अध्यक्ष महोदय इकोनॉमी बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो स्वाभाविक तौर पर डिमांड बढ़ती है। देश में डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। उसका नतीजा है कि देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो 2017-18 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 52% था, वो बढ़ के 58% हुआ, यानी कि देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने 8 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया। इस पर स्पीकर ने क्या कहा, सुनते जाइए। सदन के निर्णयों पर कभी सदन में चर्चा नहीं होती। सदन के निर्णयों पर सदन में कभी चर्चा नहीं होती। मैं आज इसलिए व्यवस्था दे रहा हूं ताकि आगे से आप वरिष्ठ सदस्य हैं, इसका ध्यान रखें। प्रश्नकाल खत्म हुआ तो रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा की शुरुआत हुई। बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर पहले वक्ता थे। जैसे ही उन्होंने अपनी बात शुरू की, कैमरे के फ्रेम में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की बातचीत रिकॉर्ड हुई, जो काफी लंबी चली, कभी कांग्रेसी सांसदों से तो कभी विपक्षी दल की महिला सदस्यों से। और सिर्फ प्रियंका गांधी और कांग्रेस सांसद ही कैमरे में बदकुचन करते नहीं दिखे। एमपी के सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह जब रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पे बोल रहे थे तो उनके पीछे बैठे साउथ दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी भी बातचीत वाला डाटा ट्रांसफर करते हुए नजर आए थे। और ऐसे ही जब बिहार के नालंदा से जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार अपनी राय रख रहे थे तो उनके पीछे बैठे उनकी ही पार्टी के सांसद आलोक कुमार और लवली आनंद लोकसभा में लगे टैब पर एक दूसरे को कुछ ऐसे करके दिखा रहे थे, पता नहीं क्या दिखा रहे थे। फिर दृश्य बदला और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अरविंद सावंत ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाने की मांग की। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो गया, मैंने बार बार प्रार्थना की है, आपके रविंद्र साहब ने मुझे जवाब दे दिया ऐसी हमारी नीति नहीं है। अरे भैया, फिर अपने केवड़िया स्टेशन बनाया, वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू अंदर लगा है प्लेटफॉर्म पे, म्यूरल है बिल्डिंग पर वल्लभ भाई पटेल जी का, विश्वेश्वरैया का स्टैचू लगा हुआ है कर्नाटक में। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगाने में तकलीफ है? क्या बोल रहे हो आप? नीति नहीं है?
कौन है आपका जो अधिकारी आपको इसे जवाब देने के लिए कहता है? उससे आपके बारे में राय खराब हो जाती है। छत्रपति शिवाजी राष्ट्रपुरुष है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल नाम दिया हुआ है। हमने कहते कि बहुत बड़ा भाई मेघडबरी कहते हैं, जिसमें राज सिंहासन पर बैठा हुआ जो महल जैसी हमारी सेंट्रल रेलवे की इमारत है, वो बहुत पहले जैसी इमारत है, उसके सामने राज बैठे ऐसा स्टैचू लगा सकते? क्या तकलीफ है? एक स्टैचू आपने बना कर रख दिया गोडाउन में, वो भी तो लगाओ। तो इसके लिए मैं मेरी प्रार्थना, इतनी मेरी मांगी है। मुझे लगता है माननीय वैष्णवी साहब, being an IAS officer, you know both the things, politically and administrative also. Both the things you should do it. I thank you so much, sir. विपक्ष की बारी आई। यूपी के आजमगढ़ से सांसद सपा नेता धर्मेंद्र यादव, उन्होंने अपनी बात शुरू की। पहले लगा कि सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन भाषण आगे बढ़ा तो तारीफ तंज में तब्दील होती हुई दिखी। हालांकि ये वर्तमान सरकार की घोषणाएं और भाषण का कोई मुकाबला ना शायद कर पाया, ना कोई आगे कर पाएगा। लेकिन सभापति जी, जहां बढ़ चढ़ के उत्तर प्रदेश के बारे में बीजेपी के लोग बातें करते हैं, स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता के बीच से चुन के गए, वहीं इस रेल बजट को देखने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता बहुत निराश है। सभापति जी, उत्तर प्रदेश में अयोध्या से आदरणीय अवधेश जी क्या जीते? उत्तर प्रदेश का बजट बद से बदतर काटते चले जा रहे हैं। इसे सभापति जी, जब मंत्री जी जवाब दें, आप लोग छोड़िए मंत्री जी सक्षम हैं, जब जवाब दें तो बता दें कि आखिर उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या किया। बैठे उत्तर प्रदेश के भी कुछ मंत्री साथी, लेकिन जब से उधर चले गए हैं उत्तर प्रदेश की आवाज उठाना बंद कर चुके हैं। जिस अपनत्व के साथ आश्वासन देते हैं, या तो एकदम मना कर दें, और अगर आश्वासन देते हैं पूरे न सही, लेकिन जितने काम होने लायक हैं उतने काम तो कर दें। बैठे हैं सभापति जी, आधा मिनट और बस, नजर पड़ गई। बैठे हैं सभापति जी बदायूं के मंत्री जी, लेकिन कोई काम नहीं करा रहे हैं। जनता बदायूं की भी देख रही है, मंत्री जी आपको देख रही है जनता, और जनता जवाब देगी कि आपके मंत्री बनने का जिले को कोई लाभ नहीं मिल पाया। ये जनता देख रही है और जनता चुनावों में जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा के बाद बात है राज्यसभा की। कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को हटाए जाने का मुद्दा उठाया। केंद्रीय चुनाव आयोग के इस फैसले के विरोध में टीएमसी सांसदों ने पूरे दिन भर के लिए राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। They have all the power to do it. They can also say, I'm wearing a blue shirt and not a white shirt. No disturbing the house in protest against what the chief election commissioner is doing. We, my party, the All India Trinamool Congress, is walking out for the day. चुनाव आयोग का पावर हड़प नहीं सकते हैं। चुनाव आयोग का पावर वो अलग है, संविधान ने उसको पावर दिया गया है, उसको सदन में रेज करके कोई मतलब नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं का इज्जत करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को हमला करने का यह आदत बनाया हुआ है, ये ठीक नहीं है। टीएमसी सांसदों के वॉकआउट के बाद शून्यकाल में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में एलपीजी के संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से इस पर चर्चा की मांग की। आरोप लगाया कि सरकार को पता था कि हालात बिगड़ सकते हैं, फिर भी पहले तैयारी नहीं की गई। वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट के कारण देश में एलपीजी संकट की और आपका ध्यान, सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। अपना कुल एलपीजी जरूरतों का करीब करीब 60% इंपोर्ट करता है। इसमें भी 90% इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होता है। इस लिहाज से मौजूदा हालात डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। देश के करीब हर हिस्सों में इसका असर पड़ रहा है और घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स, सब पर असर गिर रहा है। कम्युनिटी किचन्स से लेकर सभी रसोई तक बंद है।
पेट्रोल मंत्री जी ने लोकसभा में दावा किया एलपीजी की कोई कमी नहीं है। रूमर से सावधान रहिए कि लेकिन जमीनी हकीकत सरकारी दावों को गलत साबित करती है। सभापति जी, जब सरकार भारतीय नागरिकों को ईरान में एडवाइजरी जारी कर रही थी कि स्थिति बिगड़ सकती है, तो उसे ये साफ करना चाहिए था इसका असर क्रिटिकल मैरीटाइम रूट्स और एनर्जी सप्लाईज पर भी पड़ सकता है। उस लिहाज से हमें तैयारी करनी थी। सरकार को ये बात अच्छी तरह मालूम थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के रास्ते पर संकट आने वाला है। इसीलिए एलपीजी इंपोर्ट्स एडवांस प्लानिंग और अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स समय से पहले किए गए होते तो आज इतनी बुरी हालत नहीं होती। नेता विपक्ष ने आरोप लगाए तो सत्ता पक्ष ने जवाब भी दिया। पहले नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने खरगे को ज्यादा मिल रहे समय पे सवाल उठाए। फिर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने पेट्रोलियम मंत्री का बयान ध्यान से नहीं सुना है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। Honorable LFP should know that this is 0 hour and one has to speak within 3 minutes and the rule is for everybody, for every individual. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं, वो एलपीजी में फिर नहीं बोले और फिर इधर उधर का बात करके जब पेट्रोलियम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया तो फिर सारे कांग्रेस एमपी पूरा हंगामा करके स्टेटमेंट नहीं सुने, फिर यह मुद्दा उठाते हैं, जब जवाब देते हैं तो सुनते नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। कांग्रेस का नेता सिलेंडर की होर्डिंग में पकड़ा गया है और इन्होंने होर्डिंग की है और ये जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं। दे आर इंसाइटिंग द पीपल ऑफ पीसफुल पीपल ऑफ द कंट्री। और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी परिस्थिति में भी यह राजनीति से बाज नहीं आते हैं और उनको ऐसे क्राइसिस में देश के साथ खड़े होने के बजाय इस विषय को उठा करके वो देश में खलबली लाने के प्रयास करते हैं, देश में एक अराजकता लाने का प्रयास करते हैं। यह बहुत ही निंदनीय है। 12 बजे से प्रश्नकाल में विपक्ष ने जल शक्ति मंत्रालय में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। मंत्री सीआर पाटिल ने इस पर सफाई दी। बहस के बाद लंच ब्रेक हुआ। सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे खाना वाना खाकर सांसद लोग सदन में वापस आए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव पेश किया। इतनी कठिन हिंदी का मतलब होगा सप्लीमेंट्री डिमांड ग्रांट। इसका मतलब क्या होता है? सरकार जब अपने पूर्ण बजट से ज्यादा खर्च की जरूरत महसूस करती है तो उसे एक बिल दोनों सदनों से पास करवाना होता है ताकि सभी सांसद एग्री करें तो खजाने से ज्यादा पैसा निकाल के खर्च किया जा सके। बता दें कि वित्त मंत्री जो ये बिल आज राज्यसभा में पेश कर रही थी वो लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। फिर कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने एलपीजी संकट पे सरकार को घेरा और प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना उन पर तंज कसा। हमारा सबसे पुराना अच्छा व्यवहार ईरान के साथ था। जब चल रहा था ये, हमें कोई जरूरत नहीं थी इजराइल पहुंच जाने की और ये मां की भूमि, ये बाप की भूमि करने की कोई जरूरत नहीं थी। सबसे ज्यादा चिंता गैस सप्लाई की है। आपने 58,000 करोड़ रखा है, उसमें से एक प्रावधान आप ये भी कर लीजिए, क्योंकि कोई नॉन बायोलॉजिकल एक साइंटिस्ट ने कहा है कि नाली में बर्तन ऊंधा करो, उसमें छेद करो मित्रों, और उससे गैस निकलता है और चाय का ठेला लग सकता है। और अगर यही चीज है तो आप ये 58,000 करोड़ में से वो भी कर लीजिए ताकि हर जगह पे नाली तो निकलती ही है, उल्टा बर्तन डाला, पाइप लगाई और हो गया। सर ये गैस की चिंता है। सर हमारे एक पक्षी को हमारे गुजरात में शाहमृग कहता है। जब कोई पीछे लगता है तो वो अपना सर रेत में डाल देता है। वो मानता है कि मैं किसी को नहीं देखता हूं इसलिए कोई भी मुझे नहीं देखता है। ऐसी नीति सरकार ना करे। आप ये कहेंगे, मंत्री जी कहते हैं कि ये गलत
कांग्रेस वाले बोल रहे हैं गैस सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, आइए मेरे साथ, मैं दूर रहूंगा, आपको अहमदाबाद से लेके हर जगह पे गैस सिलेंडर के लिए लोगों की लाइन दिखाऊंगा। क्या ये ऑपोजिशन की लगी हुई लाइन है? क्या इसकी एक क्वेश्चन जो प्रॉब्लम है आवाम का, उसका हम स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका हल नहीं निकलेगा। द एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सरकार से मांग की कि पति पत्नी मिलकर घर की जिम्मेदारियां और खर्च उठाते हैं, इसलिए उन्हें संयुक्त ITR दाखिल करने का विकल्प मिलना चाहिए। सर, भारत का इनकम टैक्स स्ट्रक्चर इंडिविजुअल बेस्ड इनकम टैक्स वसूलता है, जिसके चलते रिगार्डलेस ऑफ योर मैरिटल स्टेटस पति पत्नी अलग अलग इनकम कमाते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उनकी इनकम को क्लब नहीं किया जाता, एग्रीगेट नहीं किया जाता। इस वजह से डुअल इनकम कपल्स, जिसमें पति पत्नी दोनों पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, उनको सेपरेटली टैक्स किया जाता है, जबकि उनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स शेयर्ड हैं, हाउस होल्ड के खर्चे शेयर्ड हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है, चाइल्ड केयर कॉस्ट शेयर्ड है, तमाम लिविंग एक्सपेंसेस शेयर्ड हैं। दुनिया के कई देशों में सर पति पत्नी को एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह रिकॉग्नाइज किया गया और जॉइंट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स का प्रावधान दिया गया। लेकिन भारत में खर्चे स्पाउसेस शेयर करते हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स भरने की बात आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को स्ट्रेंजर्स करार देता है। ज्यादा लोग शादियां करेंगे ताकि वे इस इनकम टैक्स सेविंग का फायदा उठा सकें। बिल पे चर्चा के दौरान विपक्ष के लगभग हर एक सांसद ने LPG की कमी का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने बीजेपी को जमाखोरों की पार्टी कहा। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसकी कोई जानकारी जमीनी हकीकत इस सरकार को नहीं है। पूरे देश में तबाही का मंजर है, हालात से निपटने के लिए कोई कार्य योजना इस सरकार के पास नहीं है। अभी अरुण सिंह जी तकरीर कर रहे थे कि साहब कोई सिलेंडर मिल गया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के पास। अरुण सिंह जी, बहुत मैं विनम्रता के साथ आपसे आग्रह करना चाहूंगा, सरकार आपके पास है, बजाय दूसरों पर दोषारोपण करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करिए। अगर आप समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाएंगे तो मुझे फिर यह कहना पड़ेगा कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई जमाखोरों की पार्टी है, अगर कोई मुनाफाखोरों की पार्टी है, तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरी नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने LPG संकट पे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि यह संकट सरकार ने खुद क्रिएट किया है और अब लोगों को दिलासा दे रही है कि सब ठीक है। अभी जब नेता सदन बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो संकट है, विपत्ति का काल है, इस काल में विपक्ष हमारा साथ नहीं दे रहा है। ये विपत्ति आ पड़ी है, आई हुई विपत्ति है, इसमें तो सबको साथ देना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, यह विपत्ति आई हुई कैसे है? मान्यवर, यह विपत्ति लाई हुई विपत्ति है। यह लाई गई समस्या है, यह लाया हुआ संकट है, आया हुआ संकट नहीं मान्यवर। तो यह लाया हुआ संकट कैसे है? देश की जनता को नहीं पता था मान्यवर, आपको भी नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता था, देश के विदेश मंत्री को पता था कि जो हार्मोज का समुद्री मार्ग है वहां से भारत की जरूरत का 60% कच्चा तेल आता है मान्यवर, और 50% भारत के जरूरत की गैस आती है, उसी रास्ते से आती है। यह बात नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता थी। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब वो हार्मोज का समुद्री मार्ग 60% से ज्यादा ईरान के रास्ते में आता है, ईरान के कब्जे में आता है, तो ईरान से तू कौन मैं खामखा जबरदस्ती झगड़ा करने की आपको जरूरत क्या थी? इसलिए आपने जानबूझकर देश को संकट में डाला है। यह संकट आया हुआ संकट नहीं है, यह लाया हुआ संकट है, और इस लाए हुए संकट के सबसे बड़े जो प्रायोजित किया है जिन्होंने संकट, उसका नाम है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। भारत को ईरान से सस्ता तेल मिलता था, रुपए में तेल मिलता था, गैस मिलती थी, हमारा मित्रतापूर्ण संबंध था उनसे,
लेकिन भारत के प्रधानमंत्री खामेनेई की मौत पे खामोश रहते हैं। 160 स्कूली बच्चे मार दिए जाते हैं, खामोश रहते हैं। और इतना ही नहीं मान्यवर, ईरानी नौसेना को हमने अपने युद्धाभ्यास में बुलाया और जब वो नौसेना का जहाज वापस जा रहा था 100 नौसैनिक मार दिए गए ईरान के, अमेरिका के द्वारा। प्रधानमंत्री खामोश। हमारे मेहमान मारे गए, एक शोक संवेदना के शब्द हमने नहीं बोले। दोनों सदनों का कामकाज आपने देख लिया। अब संसद परिसर से आई खबरों के बारे में समझ लेते हैं, जान लेते हैं। आज जब सांसद सदन के अंदर काम कर रहे थे तब संसद परिसर में एक पल के लिए पैनिक जैसी स्थिति बन गई थी। दरअसल पार्लियामेंट कैंपस में एक ऐसी गाड़ी आ गई जिसके पास एंट्री पास नहीं था। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को इसकी खबर हुई, हंगामा शुरू हुआ। सिक्योरिटी ने गाड़ी को रोक लिया, तलाशी ली। सवाल उठा कि बिना पास की गाड़ी संसद परिसर तक पहुंची कैसे। हालांकि जल्दी पता चला कि टेंशन वाली ज्यादा बात नहीं थी। तेज हवाओं की वजह से बूम बैरियर्स एक्टिव हुए थे। वहीं बिना पास वाली गाड़ी किसकी है और कैसे एंट्री हुई, इसको लेकर अभी तक बातचीत चल रही है, जांच चल रही है। अब संसद परिसर से आई दूसरी खबर भी बता देते हैं। ईद की वजह से इस हफ्ते गुरुवार और शुक्रवार यानी 19 और 20 मार्च को सदन की छुट्टी रहेगी, यानी उस दिन कोई भी कामकाज नहीं होगा। इसकी भरपाई अगले हफ्ते शनिवार और रविवार यानी 28 और 29 मार्च को होगी। मतलब वीकेंड पर भी सांसद लोग तब काम करेंगे। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से चली। चर्चा ऐसी ही चलती रहे और वेल में विपक्षी सांसद पोस्टर और तख्तियां लेकर न आए, इसे लेकर एक मीटिंग भी हुई। स्पीकर ओम बिरला ने सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में सांसदों के तख्तियां और पोस्टर लेकर सदन में आने पे चर्चा हुई है। देखना होगा कि मीटिंग का कितना असर होता है। जो होगा बताएंगे, शो में दिखाएंगे और आपको सुनाएंगे। बाकी आज का शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। शो लिखा है साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे विजय, मैं हूं सिद्धांत। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।